बम्बई 34 कम उम्र लड़कियां 3 कहबाखानों में से पिछले हफ्ते बरामद की गईं। उनमें से 3 के चेहरे को ईजा पहुंचाने के लिए तेजाब से जला दिया गया था। पुलिस ने 5 औरतों को रंडीखानों को चलाने और तवाइफों की आमदनी पर रहने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है। एक खबर। हुजूर, मैं सच कहूंगी, सब सच कहूंगी और सच के सिवा कुछ न कहूंगी, मगर वक्त है आपके पास और आपके समाज के पास मेरी बातें सुनने के लिए। मेरा नाम सलीमा है। मेरे वालिद का नाम, खुदा उनकी मग़फ़िरत करे, करीम बख्श था। मेरे वालिद क्या करते थे? सच्ची बात ये हुजूर कि वो कुछ नहीं करते थे। किसी ज़माने में ज़मींदार थे। बाद में जब ज़मीनों पर सीलिंग लगी तो उनके बदले में जो मुआवजे के कागजात मिले उनको बेचकर खाते रहे। मेरी जाए पैदाइश शिकोह आबाद की है। शिकोह आबाद यूपी का एक कस्बा है। आगरे का कस्बा क्या है? पुराने खंडर जैसे मकानों का एक मजमुआ है। उन्हीं में से एक खंडर जैसे मकान में मेरा जन्म हुआ था। मेरी माँ मेरी पैदाइश का बोझ बर्दाश्त न कर सकीं। मेरे पैदा होते ही मर गईं बेचारी। फिर मेरे वालिद ने दूसरी शादी कर ली। मेरी सौतेली माँ का नाम करीमन था। वो ज़ात की नाइन थी, मगर शक्ल व सूरत की ज़रा अच्छी थी। जब ही तो मेरे वालिद ने बीवी के मरने के 2 महीने बाद ही उससे निकाह पढ़वा लिया। मोहल्ले वाले ये भी कहते थे कि उनका मामला करीमन के साथ पहले से चल रहा था। करीमन मेरी सौतेली माँ ज़रूर थी, मगर ईमान की बात यह है हुजूर कि उसने कभी सौतेली माँ जैसा सुलूक नहीं किया मुझसे। क्योंकि अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए मुझे स्कूल पढ़ने भेजा। वो मुझे हमेशा सिनेमा साथ ले जाती थी और हर तरह के नाज उठाती थी। जब तक मैं 15 बरस की हुई तो सिनेमा की पक्की शौकीन बन चुकी थी। सच बात यह है कि शिकोह आबाद जैसे मुर्दा कस्बे में और कोई तफरीह की जगह भी तो नहीं थी। जब तक मैं कोई फिल्म देखती रहती तो ऐसा लगता कि मैं दूसरी दुनिया में हूँ। एक हसीन रुमानी दुनिया जिसमें सब मर्द खूबसूरत थे, न सिर्फ हीरो बल्कि विलन भी, और सब औरतें और लड़कियां हसीन थीं और सबने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए थे। फिल्मों से मैंने बहुत कुछ सीखा हुजूर, मगर ख़ास तौर से ये सीखा कि अपनी ज़िंदगी की कठिनाइयों और महरूमियों से सिनेमा के अंधेरे में कैसे बचा जा सकता है। और कुछ भी सीखा, मसलन हीरोइन की तरह कपड़े पहनना, उनके जैसे बाल बनवाना या कटवाना। उस जमाने में मेरा माथा भी बड़ा था और फरंज यानी कटे हुए बालों की झालर मेरे चेहरे पर भी अच्छी लगती थी। अगले दिन ही मेरे खालाजाद भाई महमूद अली ने, जो मुझसे उम्र में 5-6 बरस बड़े होंगे, पहली ही झलक में पहचान लिया कि मैंने लव इन शिमला देखकर ही अपने बाल काटे हैं। इसलिए वो हल्के से मजाक में कहने लगे, क्यों सलीमा, लव इन शिमला तो देखा, लव इन शिकोह आबाद के बारे में क्या राय है? इतनी बेशर्मी की बात सुनकर मेरा सारा चेहरा गुलाबी हो गया। समझ में ना आया कि क्या जवाब दूं। मैं जल्दी से वहां से भाग गई। महमूद भाई भी 2-4 फप्तियां कसकर वहां से चले गए। हाँ, जाते जाते इतना कह गए कि वो 2 दिन के बाद अलीगढ़ जा रहे हैं। किसी को सिनेमा चलना हो तो उनके साथ वो कल चल सकता है। मैंने अम्मा से पूछा। मैं करीमन को अम्मा कहती थी। चलोगी अम्मा? अम्मा ने कोई बहाना कर दिया। अब्बा तो सिनेमा जाने को तैयार नहीं थे। अम्मा ने कहा, अपने घर का ही तो लड़का है, तू उसके साथ चली जा, बुर्का ओढ़ के। अगले दिन मैं महमूद भाई के साथ सिनेमा होली। रात का वक्त था, वो भी आखिरी दिसंबर की रात। कड़ाके की सर्दी थी। तांगे में बैठी तो महमूद भाई पास बैठे थे। उनका हाथ न जाने किस तरह मेरे बुर्के के अंदर आ गया। मेरा हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोले, उफ, तुम्हारे हाथ तो बिल्कुल ठंडे हो रहे हैं, और अपने हाथों की गर्मी मुझे पहुंचाते रहे। थोड़ी देर में मेरे हाथ भी उनके हाथों की तरह जलने लगे। सिनेमा आ गया तो वो तांगे वाले को पैसे देकर मुझे अंदर हाल में ले चले। मैं हैरान रह गई जब मैंने देखा उन्होंने एक बॉक्स रिजर्व कर रखा था। यहां हम दोनों अकेले थे, इसलिए फिल्म शुरू होने पर महमूद भाई ने मेरा बुर्का उतार दिया और आहिस्ता आहिस्ता उनका बाजू मेरे गर्द हमायल हो गया। फिल्म काफ़ी बकवास थी, मगर हीरो हीरोइन की मोहब्बत के बहुत सीन थे जो मेरे लिए काफ़ी दिलचस्पी रखते थे। जो नुक्ते मेरी समझ में नहीं आते थे, महमूद भाई का हाथ मेरी तरबियत करता रहा। एक सीन था जिसमें हीरोइन गिर पड़ती है। हीरो घबराकर भागता है और ज़मीन पर बैठकर पूछता है, चोट लगी है? हीरोइन मुंह बनाकर कहती है, बहुत लगी है। कहाँ? हीरो पूछता है। यहाँ। वो टखने की तरफ इशारा करके जवाब देती है। वो टखना दबाने लगता है। फिर वो कहती है, यहाँ, और घुटने की तरफ इशारा करती है। वो घुटना दबाने लगता है। फिर वो कहती है, नहीं, वहाँ नहीं। यहाँ। कहाँ? वो पूछता है। वो अपने सीने की तरफ इशारा करके जवाब देती है, यहाँ। हीरो के हाथ बेइख्तियार सीने की तरफ बढ़ते हैं, फिर एकदम रुक जाते हैं। मगर महमूद भाई का हाथ नहीं रुका और मैंने भी लज्जत भरे दर्द को महसूस करके अपनी आंखें जोर से भींच लीं। अगले दिन तो महमूद भाई अलीगढ़ चले गए और मैं उनकी याद को सीने से लगाए स्कूल चली गई।
स्कूल से लौटी तो दरवाजे पर ही मैंने बुर्का उतारा और अंदर घुस रही थी कि बिंदु सक्के से मुठभेड़ हो गई। वो अंदर से खाली मशक कंधे पर लटकाए बाहर निकल रहा था और मैं अंदर जा रही थी। हम दोनों का मुआनिका होते होते रह गया। 2 पल के लिए हम एक दूसरे के मुकाबिल ठिठक कर रह गए। मैंने देखा कि सक्के का लौंडा मुझसे जरा ही बड़ा था और जिसके अभी मूछें भी न निकली थीं, मुंह फाड़े मेरी तरफ टकटकी बांधे देख रहा है। मैं भला सक्के के लौंडे को कब खातिर में लाने लगी थी, फिर भी घबराहट में उसको देखती की देखती रह गई। फिर चौकन्नी होकर अंदर चली गई और ये वाकया दोपहर के सन्नाटे में खोया रहा। किसी ने हमको देखा नहीं था, लेकिन नशा हुस्न में डूबी हुई मेरी खुशी का क्या ठिकाना कि कल महमूद भाई जिस सूरत पर मर मिटे थे, आज उस सूरत को देखकर एक सांवला सलोना सक्के का लौंडा घनचक्कर हो गया था। सक्के के लौंडे को मैं कब मुंह लगाने वाली थी, मगर मुझे ये अच्छा लगता था कि मेरे हुस्न के पुजारियों में एक का और इजाफा हो गया था। उसके बाद जब भी मुझे मौका मिलता, मैं किसी न किसी बहाने से बिंदु के सामने आ जाती या उसे अपनी एक झलक दिखाकर फौरन पर्दा कर लेती, जैसे गलती से सामना हो गया हो। वो बेचारा तो ये उम्मीद ही कभी नहीं कर सकता था कि ये मामला आगे बढ़ेगा। एक शरीफ ज़ादी से छेड़छाड़ की पादाश में अब्बा उसे मार मार के अधमुआ न कर डालते, मगर इस आनाकानी में मुझे बड़ा मज़ा आता। वो मरे या जिए मुझे क्या गरज। गर्मियों की छुट्टी में महमूद भाई फिर शिको आबाद आए। कभी खाला अम्मा के घर जाने के बहाने हम उनके यहाँ मिलते, कभी कुछ न कुछ बहाना निकालकर वो हमारे यहाँ आ जाते। कभी सिनेमा हम अम्मा को साथ लेकर चले जाते और कभी कभी हम खुद ही सिनेमा चले जाते। उस दिन मैं नीली साड़ी पहनी। नीला मेरा महबूब रंग था और महमूद को भी बेहद पसंद था, और तब बॉक्स में बैठकर ही पिक्चर देखते, बल्कि पिक्चर बराए नाम ही देखी जाती। एक बार वो सक्के का लौंडा बिंदु हमें वहां मिल गया और मैंने महमूद भाई से कह दिया कि वो बेचारा मेरा शिकार हो गया है। बहुत खूब, महमूद भाई बोले, तो शादी कर डालो। उससे शादी करे मेरी जूती। फिर किससे शादी करोगी? आपको मालूम है, मैंने उनकी आंखों में आंखें डालकर बिल्कुल हीरोइन वाले अंदाज में कहा। फिर तो अम्मा से बात करनी ही पड़ेगी। वो हंसकर बोले और मैंने उनके बाजू में घुसकर कुछ खुसुर फुसुर की। सच? फिर तो देर नहीं करनी चाहिए। हाँ महमूद, वरना मैं मर जाऊंगी। अरे मरे तुम्हारे दुश्मन। उससे तीसरे दिन महमूद हमारे घर आया और अब्बा को बैठक में देखकर और अम्मा को सोता पाकर मुझसे आहिस्ता से बोले, अम्मा इनकार कर रही हैं? क्यों? मुझमें क्या बुराई है? तुम में कुछ बुराई नहीं है, मगर अम्मा कहती हैं खाला करीमन नाई खानदान से हैं। सक्के नाइयों में पठान लोग शादी करना नहीं चाहते। सक्के नाइयों का जिक्र क्यों किया? आहिस्ता बोलो, अम्मा उठ जाएंगी। सक्कों में शादी करने के तुम भी खिलाफ हो ना? हाय अल्लाह, अब क्या होगा? मुझे तो अभी से उबकाइयां आने लगी हैं। न जाने कब भांडा फूट जाए। फिक्र क्यों करती हो मेरी जान? हम तो अभी नहीं मरे, बस 2-4 दिन इंतजार करो, फिर मैं कोई तरकीब निकालता हूं। और वो चला गया। उसके बाद मैं उससे कभी नहीं मिली। 3 दिन बाद जब बिंदु पानी की मशक डालने आया तो नज़र बचाकर एक लिफाफा मेरे पास से गुजरते हुए डाल गया। इसकी ये हिम्मत? मैंने सोचा, मगर खत के ऊपर पता महमूद की लिखाई में था। मैंने अपने कमरे में दरवाज़ा बंद करके लिफाफा खोला। अंदर बस 3 सतरें थीं। जाने मन, आज तुम आधी रात के बाद किसी ट्रेन से आगरा आ जाओ, मैं वहां तुम्हें मिलूंगा। वहां मैंने काजी का इंतजाम कर रखा है। तुम्हारा महमूद, नोट, नीली साड़ी पहनना। मैंने खत को कई बार पढ़ा। बिल्कुल मुस्लिम सोशल की फिल्मी सिचुएशन थी। मैंने भी वैसी ही तैयारी की जैसी मुस्लिम सोशल फिल्म की हीरोइन करती है। 2-3 जोड़े कपड़े निकाले जो मेरे पास बेहतरीन थे। कॉटन की नीली साड़ी रात को पहनने के लिए निकाली। जो जेवर भी मेरे पास थे उनको अटैची में रखा और सिरदर्द का बहाना करके सवेरे ही से लेट रही। गर्मी की रातें थीं और चबूतरे पर मेरे वालिद और वालिदा सो रहे थे। मैं नीचे सेहन में अपने पलंग पर पड़ी थी। पास ही बुढ़िया फत्तू अपनी खाट पर बेहोश पड़ी थी। होश में होती भी तो क्या करती, बेचारी बहरी थी और आंखों में मोतियाबिंद उतरा हुआ था। सो जब रात के 12 बजे तो मैं चुपके से उठी, कोठरी में जाकर नीली साड़ी पहनी, बुर्का ओढ़ा, अटैची केस हाथ में लिया और नंगे पांव जूतियां हाथ में उठाए हुए थे बाहर निकल गईं। गली के मोड़ पर पहुंची थी कि सामने बिंदु खड़ा दिखाई दिया। ये कमबख्त यहाँ इस वक्त क्या कर रहा था? पास गई तो देखा कि वो तो मेरे रास्ते में अड़ा खड़ा है। बीबी जी, आप इस वक्त कहाँ जा रही हैं? तुम कौन होते हो मुझसे सवाल जवाब करने वाले? ये समझ लीजिए कि आपके खानदान का नमक खाया है, उस नमक का हक पूरा कर रहा हूँ। बीबी जी वापस चली जाइए। मैं बुर्का में से मुंह निकाले डराती हुई सीधी चली गई। आखिर वक्त पर वो रास्ते से हट गया। बीबी जी मत। वो वहीं खड़ा था, इसलिए उसकी आवाज़ पूरी ना आई। बीबी जी। बीबी?
फिर वो आवाज़ जो शायद मेरे ही ज़मीर की आवाज़ थी आना बंद हो गई। स्टेशन पहुंचकर मैंने 2 बजे वाली गाड़ी से आगरा का टिकट खरीदा और एक जनाना दर्जे में बैठ गई। आगरा पर हस्बे वादा महमूद मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। इंतज़ार की घड़ियां भी कितनी दिलचस्प होती हैं। वहां वो मेरे इंतज़ार में स्टेशन की घड़ी देख रहा होगा कि 4 बजे और गाड़ी वहां पहुंचे, और यहाँ मैं भी उसी इंतज़ार का शिकार हूँ। और चलती हुई ट्रेन के बंद शीशे में से मुस्तकबिल की झलकियां मुझे नजर आ रही थीं। गाड़ी आगरा स्टेशन पर पहुंचती है। चलती ही गाड़ी में से मेरी नज़रें दराज कामत महमूद को ढूंढ निकालती हैं। महमूद, मैं आवाज़ देती हूँ। वो हल्की होती हुई ट्रेन के साथ साथ दौड़ने लगता है। डंडा पकड़कर दर्जे में घुस आता है। सब लोगों के सामने भींचकर मुझे गले लगा लेता है। सलीमा, मेरी अच्छी सलीमा, तुम आ गई ना। उसकी एक दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी मुझे अपने गालों पर अच्छी लगती है। गाड़ी ठहर जाती है। वो मेरा अटैची केस संभालता है, मुझे प्लेटफॉर्म पर उतारता है। गेट से बाहर निकलते हुए कान में कहता है, काजी जी हमारा बेचैनी से इंतजार कर रहे होंगे। पूरे 100 रुपए का वादा किया है, उनको दूंगा इस बेवक्त की शादी का। हम टैक्सी में बैठे और टैक्सी घड़-घड़ करती हुई रवाना हो गई। रात के धुंधलके में शहर की रोशनियां अजीब अजीब लग रही थीं और टैक्सी ऐसी चलती है जैसे रेल चल रही हो। क्या लोहे के पहिए लगे हैं इसमें। अरे ये सब तो मेरा तख़य्युल था। अभी तो मैं ट्रेन ही में थी और उसकी घड़घड़ाहट मेरे कानों में। बाहर आगे के शहर की धुंधली रोशनियां हल्की होती हुई ट्रेन में से दिखाई दे रही थीं। इस बार ट्रेन एक झटके के साथ ठहर गई। मैंने नीचे उतरने के बाद पहले झांक कर देखा। मुसाफिरों की भीड़भाड़ में कोई तुर्की टोपी पहने हुए दूसरे सिरों के ऊपर से झांकता हुआ दिखाई नहीं दिया। उतरने वाले मुसाफिर, चढ़ने वाले मुसाफिर, खोंचे वाले रेलवे बाबू घमसान का आलम था। कोई ताज्जुब नहीं कि इस भीड़ में कोई खो जाए। मैं जानकर खुले दरवाजे में खड़ी रही ताकि मैं खुद भीड़ में न खो जाऊं और महमूद को दूर से देखकर पहचान जाऊं। मगर ट्रेन चलने लगी और महमूद न आया। मैं चलती गाड़ी से उतर गई। अब प्लेटफॉर्म तकरीबन खाली हो चुका था। दूर दूर तक मुझे कोई नजर नहीं आया, सिवाय एक पिस्ता कद आदमी के जो मुझे घूर घूर कर देख रहा था, जो शायद इसी तरह हर अकेली लड़की को घूर कर देखता होगा। मैं जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती हुई जनाना वेटिंग रूम में दाखिल हो गई। सोचा महमूद को भी शायद कहीं देर लग गई होगी, चंद मिनट में आता होगा, तब तक मैं मुंह हाथ धोकर ताज़ा दम हो जाऊं। वेटिंग रूम से बाहर निकली तो उसी पिस्ता कद आदमी को घूरते देखा। वो मैली सी पतलून पर एक धारीदार बुश शर्ट पहने था। अब वो मेरी तरफ बढ़ा। मैं इधर उधर देखकर वापस जाने वाली थी कि वो आदमी बोला, सुनिए। मैं ठिठक कर रुक गई। सोचा शायद महमूद ने उसे मुझे लाने के लिए भेजा हो। आप किसी का इंतजार कर रही हैं? जी हाँ। किसका? महमूद अली साहिब का। आप उन्हें जानते हैं? नहीं तो। मैं उन्हें नहीं जानता। मैं तो बॉम्बे फिल्म कंपनी से इधर फिल्म स्टार के काबिल लड़के और लड़कियां खोजने आया हूं। आप देखने में कबूल सूरत दिखाई देती हैं। मैंने सोचा शायद आपको दिलचस्पी हो। जी नहीं, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है सिवाय महमूद अली साहिब से मिलने से। अगर कोई लंबे से साहिब किसी लड़की को ढूंढने आए तो आप मेहरबानी करके उन्हें इधर भेज दीजिए, ये कहा और मैं अंदर चली गई। वो आदमी सिगरेट जलाकर सामने टहलने लगा। मैंने कहने को तो कह दिया कि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, मगर फिल्म स्टार बनने में किसे दिलचस्पी नहीं है। मैंने सोचा मुमकिन है ये आदमी झूठा हो या मुमकिन है सच बोलता हो। महमूद आएगा तो उससे मशवरा करूंगी। मगर सुबह से शाम हुई और महमूद नहीं आया। मैंने वहीं खाना मंगवा कर खाया। अब मैंने सोचा किसी वजह से अलीगढ़ जाना पड़ा होगा महमूद को। मुमकिन है यूनिवर्सिटी खुल गई हो। सो मैं रात की गाड़ी से अलीगढ़ के लिए रवाना हो गई। मुझे ये देखकर ताज्जुब हुआ, या शायद नहीं हुआ, कि वो पिस्ता कद आदमी भी उसी गाड़ी में सवार हुआ। मगर फिर उसने मुझसे कोई बात करने की जुरात नहीं की। अलीगढ़ के स्टेशन पर मैं उतरी। मुझे ताज्जुब हुआ, या शायद नहीं हुआ, कि वो आदमी भी उतरा। रात का वक्त था। मैं वेटिंग रूम में जाकर बैठ गई और सुबह का इंतजार करने लगी। महमूद के हॉस्टल का पता मेरे पास मौजूद था। सुबह होते ही मैं एक साइकिल रिक्शा पर सवार होकर वहां पहुंची। यूनिवर्सिटी सुनसान पड़ी थी। उसके कमरे में अक्सर कमरों की तरह कुफल लगा हुआ था, मगर बराबर का कमरा खुला हुआ था। उसमें से चिक हटाकर एक नौजवान बाहर निकला। मुझे देखकर उसकी बाछें खिल गईं। आप किसी को ढूंढ रही हैं शायद? हाँ, अपने कज़न महमूद अली खां साहिब को। महमूद की कज़न हैं आप। पड़ोसी होने के नाते मेरा फ़र्ज़ है आपकी सेवा करूं। वो तो अभी वापस नहीं आया। मैं ही अकेला हॉस्टल में हूं। मेरा कमरा हाजिर है। रिक्शा वाले को रुखसत किए देता हूं। न जाने क्यों उसकी आंखों की चमक मुझे अच्छी नहीं लगी और मैं जी नहीं शुक्रिया कहकर बरामदे से उतरकर रिक्शा में आकर बैठ गई। चलो वापस स्टेशन।